अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फ़रा इकरार। उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों। एक बहुत ही दिल दहला देने वाला अंधोनाक वाक़या मेरी नज़रों से गुज़रा है। चूँकि आप लोगों को मालूम है कि मैं यहाँ पर मौजूद नहीं थी, उस तरह से मैं चीज़ों को फ़ॉलो नहीं कर सकी। अभी मैं आई हूँ तो एक वाक़या जो मुझ तक पहुँचा है, उसको सुनने के बाद, उसको मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर देखने के बाद मेरी रूह काँप के रह गई है। अब ये मान लिया जाए कि कोई शख्स मुजरिम भी है, किसी ने बहुत बड़ा जुर्म भी किया है, कोई कानून अपने हाथों में नहीं ले सकता, कोई किसी की जान नहीं ले सकता, कोई खुद से अदालत कटहरा खोल के नहीं खड़ा हो सकता और किसी को सज़ा सुना के उसको मौत के घाट नहीं उतार सकता। लेकिन ऐसा वाक़या लाहौर में पेश आया है। वाक़या शुरू कहाँ से हुआ, मैं जब उसको सुनती हूँ तो पता नहीं कैसे उसको मैं बयान करूँ, मुझे समझ नहीं आता। मांगा मंडी से एक नौजवान की लाश बरामद होती है जिसका 95% जिस्म जल चुका है और पूछा जाता है कि ये लाश किसकी है। फिर इर्द गिर्द के थानों से पता करवाया जाता है कि किसी लापता नौजवान की कोई FIR दर्ज हुई है, घर वाले ढूंढ रहे हैं या नहीं। पता चलता है कि फैसल टाउन के एक ख़ानदान ने अगस्त के आखिर में एक FIR दर्ज करवाई थी गुमशुदगी की अपने बच्चे की। बच्चे का नाम रईस था जो डिलीवरी बॉय का काम करता था। घर वाले आते हैं, 5% जो बचा खुचा उस बच्चे का जिस्म था उससे वो शनाख्त कर लेते हैं कि ये हमारा ही बेटा था। और जब उस पर इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो जो कहानी खुलकर सामने आती है वो दिल तो दहलाती ही है और साथ ही साथ ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि हम इखलाकी तौर पर किस नीचे की सतह पर गिर चुके हैं, कहाँ पहुँच चुके हैं। और कभी कभी ख़ुद को बचाने के लिए हम किसी को कुर्बानी का बकरा भी बना देते हैं, उसकी जान भी ले लेते हैं और गैरत के नाम पर हम ना जाने क्या कर देते हैं। किसका क्या कसूर है ये सोचते समझते नहीं है, बस सर पर खून सवार होता है और जान ले लेते हैं। मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो पता चलता है कि आमना नामी खातून जिनके 3 बच्चे थे, ये डिलीवरी बॉय उनके घर जाता था, इनके आपस में अच्छे मरासिम थे। 6 महीने से ये सिलसिला चल रहा था। जो रईस था उसकी भी शादी होने वाली थी, निकाह हो चुका था, फरवरी में उसकी शादी तय थी। और फिर किसी तरीके से जो खातून ने बयान दिया है, आमना और उनके शौहर फरहान इस वक्त पुलिस की तहवील में है, इन्वेस्टिगेशन जारी है और फरहान के भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कहानी आमना कुछ इस तरह से बयान करती हैं कि उनको ब्लैकमेल करके रईस उनके घर आता था और उससे मरासिम कायम कर रखे थे और जब वो इस ज़ोर ज़बरदस्ती पर राज़ी नहीं होती थी तो उसको कहा जाता था कि उसके शौहर को, ख़ानदान वालों को बता दिया जाएगा, इज़्ज़त उछाली जाएगी। ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन जब उसके बच्चे ने देख लिया इस सब को, दादा को बताया, दादा ने इनके शौहर को बताया और फिर बहाने से उस लड़के को घर बुलाया गया। घर बुलाने के बाद उस पर ऐसा बेईमाना तशद्दुद किया गया कि मतलब वो जो फुटेज है, वो जो तस्वीरें हैं, वो जो वीडियोज़ हैं, वो आप देख नहीं सकते कि किस बेदर्दी से कि उस बच्चे के जिस्म के हिस्से भी सलामत ना रहे। आखिरकार उसने जान दे दी। उसको एक गाड़ी में डाला गया, ले जाके मांगा मंडी एक वीरान जगह पर आग लगा के उसको वहीं पर छोड़ दिया गया। गुमान ये किया गया कि कभी पता ही नहीं चल पाएगा। लेकिन खून जब बहता है और जब कोई इस दुनिया से इतनी तकलीफ़ में जाता है तो ज़ाहिरी बात है कि उसकी आहें आसमान तक पहुंचती हैं और बिलाखिर ये होना था, ये सब हो गया। लेकिन ख़ुद को बचाने की खातिर, क्योंकि हमने ऐसे बहुत से केसेस कवर किए हैं, मैं ख़ुद भी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करती रही हूँ, क्राइम स्टोरीज़ कवर करती रही हूँ। जब कोई शख्स किसी चीज़ में मुलव्विस पाया जाता है तो वो मलबा दूसरे पर डालने की कोशिश करता है और ऐसा ही कुछ मुझे इस केस में भी नज़र आ रहा है कि ये बाहमी रजामंदी से ऐसा कहीं होता आया। हम किसी को मार्जिन ऐसे मौक़ों पर नहीं दे सकते, दोनों ही कसूरवार नज़र आते हैं और बजाय इसके कि कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाता है, एक शख्स को, एक नौजवान को मौत के घाट उतार दिया गया। मैं किसी को इस वक्त सही या गलत नहीं कह रही, एक ऐसी हकीकत, तल्ख हकीकत, ऐसी सच्चाई आपके सामने लाना चाहती हूँ कि माशरे में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारे इक़्तिदार से गिरी हुई हैं, जो रिवायात से गिरी हुई हैं, जिसको हमारी सोसाइटी कबूल नहीं करती और गैरत के नाम पर हम बड़ा कुछ कर जाते हैं। अभी कहानियाँ ही घड़ी जा रही हैं कि वो जब घर आया तो ब्लेड उसने रखा, फिर वो ऊपर चला गया, फिर पूरे ख़ानदान वाले वहाँ जमा हो गए, शौहर ने और उन्होंने मिलकर मारपीट की। लेकिन इन्वेस्टिगेशन कुछ और कहती है और इंसानी अक्ल कुछ और कहती है। और सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि इस तरह के वाक़यात
تب تک ہوتے رہیں گے جب قانون پر، انصاف پر لوگوں کا اعتبار قائم نہ ہو جائے، جب لوگوں کو یہ نہ لگے کہ ہم یہ چیز اگر لے کر عدالت میں جائیں گے یا اس کو تھانے تک لے جائیں گے تو اس پر کسی قسم کی کوئی کارروائی ہوگی، لیکن قانون کو ہاتھ میں لینا بھی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اس وقت جو ملزمان ہیں وہ گرفتار ہیں، انویسٹیگیشن جاری ہے، آمنہ اور فرحان بھی تحویل میں ہیں، فرحان کا بھائی بھی تحویل میں ہے، اور ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہ صرف یہ 2 لوگ نہیں تھے، ان کا پورا خاندان شامل تھا۔ اب انہوں نے سوچا کہ یہ شخص تو جان سے گیا ہی گیا، ہم کسی طرح سے اپنی گردنیں بچا لیں، ہم اپنی غیرت اور عزت بچا لیں۔ ایسا نہ جانے کب تک ہوتا رہے گا، اب کب سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ وہی بتا رہی ہوں کہ بہت سے ایسے کیسز کور کیے ہیں کہ روح کانپ کے رہ جاتی ہے۔ تو اپیل صرف اتنی ہے کہ جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو خدارا قانون کی طرف جائیں، اپنے ہاتھ میں قانون نہ لیں، کیونکہ دیکھیں جرم کتنا بھی بڑا ہو، مجرم کوئی بھی ہو، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کو خود سے سزا دے۔ یہ معاملات عدالتوں میں، تھانوں میں حل ہونے چاہیے۔ اگر کسی کی بھی آپ جان لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اللہ کی عدالت بھی ایک بڑی عدالت ہے، وہاں جا کے آپ کیا جواب دیں گے؟ اور اب تو مکافات کا عمل اتنا تیز ہو چکا ہے کہ آپ کو اسی دنیا میں بہت سے عذاب نازل کر دیے جاتے ہیں، بہت سی ایسی چیزوں میں ڈال دیا جاتا ہے کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس سلسلے کو رکنا چاہیے، اس طرح کے دردناک تکلیف دہ واقعات سامنے نہیں آنے چاہیے جس کو دیکھ کے ہم حیران و پریشان تو نہیں کہتے کہ روح تک تکلیف میں آ جاتی ہے۔ تو مزید انویسٹیگیشن کیا ہوگی، معاملہ کیا رخ اختیار کرتا ہے، کیا چیزیں سامنے آتی ہیں، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو اپڈیٹ کرتی رہوں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔